नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार। काइजन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करेंगे और उस टॉपिक का नाम है संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन की। संविधान संशोधन का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 20 यानी पार्ट 20 में किया गया है। उससे संबंधित एक अनुच्छेद है जो कि आपको याद होना चाहिए, अनुच्छेद है 368। भाग की अगर बात करें, भाग हो जाएगा 20। अगर हम इससे संबंधित अनुच्छेद की बात करें यानी आर्टिकल की बात करें तो इससे संबंधित आर्टिकल है 368। ये दो फैक्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा इसकी डिटेल में जाने से पहले कुछ चीज़ें हम जान लेते हैं जो हमारे प्री या वनडे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान संशोधन होता क्या है। संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है संविधान में कुछ नया प्रावधान, कुछ नए प्रोविजंस को जोड़ना या जो आउटडेटेड हो चुके हैं संविधान के प्रावधान उनको हटाना, यानी अमेंड करना, उसमें कुछ जोड़ना या फिर उसमें से कुछ हटाना। एक बात तो ये हो जाती है क्लियर कि संविधान संशोधन होता क्या है। संशोधन का मतलब है जोड़ना या घटाना, पहली बात। दूसरी बात करें तो हमें कई बार ये सवाल देखने को मिलता है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कठोर है या नम्य है, यानी भारतीय संविधान रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। सवाल होता है कि भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस प्रकृति का है। तो भारतीय संविधान कठोर है यानी रिजिड है, या भारतीय संविधान नम्य है या फ्लेक्सिबल है। ये इस बात से डिसाइड होता है कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया आसान है या फिर संविधान संशोधन की प्रक्रिया कठोर है या कठिन है। अगर हम इस सवाल का जवाब देखें तो भारतीय संविधान कठोर भी है और नम्य भी है यानी फ्लेक्सिबल भी है, क्योंकि संविधान संशोधन की प्रक्रिया सरल भी है। बहुत सारे संविधान संशोधन इस तरीके के हैं जिसके लिए साधारण बहुमत चाहिए, आसानी से संशोधन हो सकता है, और कुछ प्रावधान संविधान में ऐसे हैं जिनके संशोधन के लिए हमें विशेष बहुमत या विशेष बहुमत से ज्यादा कुछ चीजें चाहिए होती हैं। संविधान संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल, अगर मैं केवल लिख रहा हूं दैट मीन्स कि इसकी कुछ इंपॉर्टेंस है, ये सवाल आपको फंसाएगा, केवल संसद को प्राप्त है। यानी कोई भी विधानमंडल संविधान में संशोधन करने की शक्ति नहीं रखता। संविधान में संशोधन करने की शक्ति केवल और केवल पार्लियामेंट को प्राप्त है। संविधान संशोधन के समय हमने कहा संसद को ये शक्ति प्राप्त है। संसद में दो सदन होते हैं, हमें पता है। एक सदन का नाम है लोकसभा, दूसरे सदन का नाम है राज्यसभा। क्या कुछ ऐसा है कि संविधान संशोधन करते समय किसी एक सदन को ज्यादा शक्ति प्राप्त है, दूसरे सदन को कम शक्ति प्राप्त है? ऐसा नहीं है। ये बात ध्यान रखनी है कि संविधान संशोधन करते समय, जब भी संविधान संशोधन होगा, संविधान संशोधन के समय संसद के दोनों सदनों, दोनों हाउसेस, कौन कौन से दो सदन हो जाएंगे? एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों को समान शक्ति प्राप्त है, समान शक्ति रखते हैं। अब ये सवाल आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा? एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा कि संविधान संशोधन करते समय लोकसभा को राज्यसभा से ज्यादा शक्ति प्राप्त है, संविधान संशोधन करते समय राज्यसभा को लोकसभा से ज्यादा शक्ति प्राप्त है, संविधान संशोधन करते समय दोनों सदनों को समान शक्ति प्राप्त है। इस तरीके के चार ऑप्शन बना सकता है। ध्यान रखना है, संविधान संशोधन करते समय लोकसभा और राज्यसभा दोनों की पावर इक्वल है, यानी दोनों से बराबर मत में वो चीजें पास होनी चाहिए। संविधान संशोधन का बिल क्या होता है कि पहले हम एक बिल लाते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। संविधान संशोधन का एक बिल किसी भी सदन में लाया जाएगा। लाइक आप लोकसभा में ले आए उसको, तो लोकसभा में उसको पास कराना होगा। अभी देखेंगे क्या बहुमत चाहिए उसके लिए। फिर उसको एज इट इज राज्यसभा में पास कराना होगा, दोनों से पास हो जाएगा। उसके बाद में वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है। जैसे सामान्य कानून बनता है बिल्कुल वैसे ही संशोधन होगा।
राष्ट्रपति उस पर अपने हस्ताक्षर करेंगे, उस पर अपनी अनुमति देंगे। अगर ऐसा सब हो जाता है तब वो जो संशोधन है वो एक कानून बन जाता है, अर्थात संशोधन मान्य हो जाता है। अब यहाँ पे बात हुई कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्ति बराबर है, जो हमने ऊपर समझा। क्योंकि भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनके तहत किसी एक सदन को ज्यादा शक्ति प्राप्त होती है, किसी दूसरे सदन को उसकी तुलना में कम शक्ति प्राप्त है। जैसे हम बात करें तो हमारे यहां पर एक बिल आता है जिसको हम कहते हैं मनी बिल। एक बिल है जिसको हम कहते हैं मनी बिल। जब भी मनी बिल संसद में पेश किया जाएगा तो उस बिल पर लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से ज्यादा होती है। यानी हमने क्या कहा, लोकसभा कहीं ज्यादा शक्ति रखती है किसकी तुलना में, राज्यसभा की। ऐसे ही अगर सरकार को, अगर संसद को किसी नई शक्ति, किसी नई सेवा का सृजन करना हो, सेवा क्या है, जो अखिल भारतीय सेवाएं हैं, जैसे आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, इस तरीके की किसी नई सेवा को शुरू करना हो तो वहां पर लोकसभा की तुलना में राज्यसभा को कहीं ज्यादा शक्ति प्राप्त है। बट जब हम संविधान संशोधन की बात करेंगे तो संविधान संशोधन में दोनों सदनों को बराबर शक्ति प्राप्त होती है। ये उस लाइन का मीनिंग है कि दोनों की शक्ति बराबर होने का क्या मतलब है, यहां कोई कम नहीं, कोई ज्यादा नहीं। ठीक है, संविधान संशोधन का जो विधेयक है, अर्थात जो बिल है का विधेयक किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में। आप उसे लोकसभा में ले आइए चाहे राज्यसभा में, क्योंकि इस तरीके के सवाल आपके लिए बनाएगा कि संविधान संशोधन का बिल केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, संविधान संशोधन का बिल सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, केवल या सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाएगा, किसी भी सदन में प्रस्तुत, उपरोक्त में से कोई नहीं। इस तरीके के ऑप्शन बनाता है, वहां ध्यान रखना है किसी भी सदन में आप पेश करेंगे बात बराबर होगी। चलिए, इसके बाद में संविधान संशोधन, हमने कहा संविधान संशोधन बिल्कुल वैसे ही है जिस तरीके से सामान्य कानून बनता है, बिल्कुल वैसे ही संविधान का संशोधन होता है। पहले बिल लाया जाता है एक सदन में, वहां से पास होता है, फिर दूसरे हाउस में लाया जाता है, दूसरे सदन में लाया जाता है, वहां से पास होता है, फिर राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति देते हैं और उसके बाद में वो संशोधन मान्य हो जाता है, वो संशोधन हो जाता है, संविधान में अमेंड हो जाता है। अब यहाँ पे एक बात है, एक संविधान संशोधन किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1976 में। इसमें एक बात लिखी कि जब भी कोई संविधान संशोधन का बिल, इसमें एक बात सामने आई कि जब भी कोई संविधान संशोधन का बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो जो प्रेसिडेंट हैं अपनी सहमति देने के लिए बाध्य होंगे। यानी जब भी कोई संविधान संशोधन बिल लाया गया, एक सदन ने पास कर दिया, दूसरे सदन ने पास कर दिया, उसके बाद में वो प्रेसिडेंट के पास गया, तो प्रेसिडेंट उस बिल पर अपनी सहमति देने से, हस्ताक्षर करने से मना नहीं कर सकते। ऐसा कौन से संविधान संशोधन के तहत आया? 42वें संविधान संशोधन, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। इसके बाद एक और अपडेट आई और वो अपडेट आती है 44वें संविधान संशोधन में, इसके 2 साल बाद 44वां संविधान संशोधन लाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। 44वें संविधान संशोधन में थोड़ा सा चेंज किया गया, 1978 में ये हुआ था। इसमें एक चेंज हुआ कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा तो प्रेसिडेंट, तो राष्ट्रपति उस बिल को एक बार, पहले तो
बाइंडिंग था कि करना ही करना है, पर 44वें संविधान संशोधन में कहा कि उसको एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकेगा। कहां लौटाएगा? संसद को लौटाएगा, वापस कर सकता है। एक बार संसद को कह सकता है कि आप इस पे फिर से विचार करिए, फिर से इस पे तर्क वितर्क करिए। उसके बाद अगर पुनर्विचार कर लिया, फिर से एज इट इज या कुछ संशोधन के साथ सदन ने फिर से राष्ट्रपति के पास भेज दिया, तो दूसरी बार उस पर पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता वापस। दूसरी बार उस पर अपनी सहमति देना बाध्यकारी होगा राष्ट्रपति के लिए। ये डिटेल सवाल है। इस तरीके से जब भी स्टेटमेंट वाले सवाल आते हैं, संविधान संशोधन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उस तरीके में जब स्टेटमेंट बनाता है वहां पे इस तरीके का स्टेटमेंट मिलता है। थोड़ा डिटेल है बट ये बहुत जरूरी है कि क्या आपसे सवाल पूछेगा, क्या संविधान संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति अपनी मंजूरी देने के लिए बाध्य है? हाँ, ना, या कहेगा दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, पहले तो 42वें संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि बाध्यकारी है, देनी ही देनी पड़ेगी, पर 44वें संविधान संशोधन में यानी अभी तक का जो अपडेट है वो क्या है कि एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। अगर वापस उसी फॉर्म में या किसी चेंज फॉर्म में आता है तो फिर बाध्यकारी हो जाएगा कि वो उस पर अपनी सहमति दे। चलिए, यहां तक की तो बात एक सामान्य बात होगी जो जनरल सवाल प्री में आपसे पूछ लेता है। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं और मेन टॉपिक है कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो हमारे संविधान में उससे संबंधित कौन कौन सी बातें हैं। क्या संविधान संशोधन करने का एक ही तरीका है या संविधान संशोधन करने के लिए कहीं अलग अलग तरीके के मेजोरिटी चाहिए होती है? आइए उस पर बात करते हैं। तो ध्यान रखना, संविधान संशोधन भारतीय संविधान के हर प्रावधान को चेंज करने का एक ही तरीका नहीं है, बल्कि उसके 4 तरीके संविधान में बताए गए हैं। एक तरीका है, या उसको आप एक तरीके की मेजॉरिटी कह सकते हैं, जिसको हम कहते हैं साधारण बहुमत। क्या कहते हैं? साधारण बहुमत, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिंपल मेजॉरिटी। दूसरा तरीका है या दूसरी मेजॉरिटी है जिसको हम कहते हैं पूर्ण बहुमत। पूर्ण बहुमत, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तीसरा तरीका है जिस मेजॉरिटी को हम कहते हैं विशेष बहुमत, विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। और चौथा तरीका है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति। ये हमारे पास 4 प्रकार की मेजॉरिटी भारतीय संविधान में दी गई है संशोधन करने के लिए। इसको एक एक करके हमें समझना है कि साधारण बहुमत क्या है, पूर्ण बहुमत क्या है, विशेष बहुमत क्या है, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति वाला कॉन्सेप्ट क्या है। पहले सिंपल समझते हैं। सिंपल की बात करें तो हम बात कर लेते हैं साधारण बहुमत की। साधारण बहुमत का क्या मतलब होता है, कितना अलग है बाकी सभी प्रकार की मेजॉरिटी से। ये साधारण बहुमत की बात कर रहे हैं। साधारण बहुमत का मतलब है कि जब भी संविधान संशोधन से संबंधित बिल किसी भी सदन में लाया जाएगा, हम एक सदन की बात करेंगे, वो बातें दोनों सदन पर अप्लाई होंगी। हम एक सदन की बात कर रहे हैं कि जिस भी सदन में लाया जाएगा, सदन में उपस्थित, जिस समय वो बिल लाया गया उस दिन सदन में कितने लोग उपस्थित हैं, उपस्थित प्लस मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। इसको कहते हैं साधारण बहुमत यानी सिंपल मेजॉरिटी। प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत क्या कहलाएगा? साधारण बहुमत कहलाएगा। क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जिस डेट को, मान लीजिए कोई भी डेट मान लीजिए 10 जनवरी को संविधान संशोधन से संबंधित एक बिल लाया गया, सदन की संख्या है 543, उसमें से उस दिन प्रेजेंट हैं 500 लोग। ये तो हो गया उपस्थित वाली बात। अब कई बार ऐसा होता है कि लोग उपस्थित तो हैं,
सदस्य उपस्थित तो है, एमपी उपस्थित तो है, पर वो कह रहा है कि वो मान रहा है कि मुझे ना तो पक्ष में वोट करना है इस बात के, इस बिल के, ना ही विपक्ष में करना है, यानी वो तटस्थ रहना चाहता है। तो अब मान लेते हैं ऐसे लोगों की संख्या 50 है। सपोज करिए कि ऐसे लोगों की संख्या 50 है जो वोट नहीं करना चाहते। तो अब अगर मैं कहूं कि प्रेजेंट एंड वोटिंग कितने लोग बचे, तो हम कहेंगे 450 वो हैं जिसको हम कह रहे हैं उपस्थित और मतदान देने वाले, इनका। तो क्या कहा, प्रेजेंट एंड वोटिंग का, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। बहुमत कैसे निकलेगा, 450 का हाफ कर लेंगे, +1 कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा 225 +1 करके, यानी 226। कम से कम चाहिए, ज्यादा तो जितना भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 226 लोग इससे सहमत होने चाहिए, इस संविधान संशोधन के बिल से। तो हम कहेंगे कि साधारण बहुमत से ये चीज पास हो गई। अभी हम उस बात को भी देखेंगे कि भारतीय संविधान के वो कौन कौन से प्रोविजन हैं जो साधारण बहुमत से चेंज हो सकते हैं, और ऐसे कौन से प्रोविजन है जिसमें साधारण बहुमत से कहीं आगे की चीजें चाहिए। तो हमने क्या कहा, इतना चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, यहाँ प्रेजेंट एंड वोटिंग के बहुमत का क्या मतलब है। थोड़ा सा सिंसियरली इस बात को समझते चलिए, थोड़ा सा ध्यान दे के चीजों को समझिए, आराम से समझ में आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ा हवा ये बात नहीं है कि संविधान संशोधन की 4 मेजोरिटी क्या होती है। चलिए, ये बात समझ में आई तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। अब हम दूसरी की बात कर लेते हैं। दूसरा हमने कहा पूर्ण बहुमत। दूसरी बात हमने कही पूर्ण बहुमत, जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। पूर्ण बहुमत साधारण बहुमत से थोड़ा सा अलग है, बस, बाकी कुछ नहीं। नोट करते चलेंगे आप भी। पूर्ण बहुमत का क्या होता है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत ही पूर्ण बहुमत है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि सदन की सदस्य संख्या कितनी है, 543। यहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि उस दिन कितने उपस्थित हैं और उपस्थित लोगों में से कितने लोग मतदान करना चाहते हैं। यहां पे क्या देखा जाएगा, जिस हाउस में वो बिल लाया गया है उसकी टोटल स्ट्रेंथ कितनी है, उसका आधा कर लेंगे, +1 कर देंगे, पूर्ण बहुमत हो गया। क्या कहा, 543 का आधा करिए, +1 कर दीजिए, जो नंबर आएगा वही क्या है, पूर्ण बहुमत है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। उसमें क्या था साधारण बहुमत में, साधारण बहुमत में हमने कहा उपस्थित एवं मतदान देने वालों का बहुमत। यहां पे क्या है, हाउस का जो टोटल नंबर है उसकी मेजॉरिटी। दूसरी बात क्लियर हो गई, पूर्ण बहुमत किसको कहते हैं। अब हम अपने तीसरे प्रकार पे चलते हैं, जिसको हमने कहा था विशेष बहुमत, स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत यानी स्पेशल मेजॉरिटी। विशेष बहुमत क्या होता है, क्या कहता है, सदन में उपस्थित एवं वोट करने वाले, मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ध्यान रखना, मैंने यहां टोटल बहुमत नहीं लिखा बल्कि 2/3 बहुमत, प्लस सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, यानी पूर्ण बहुमत कह लीजिए आप इसको। तो क्या कहा, सदन में उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3। वही बात, वही आंकड़ा ले लेते हैं, 500 लोग प्रेजेंट हैं, 50 वोटिंग नहीं करना चाहते, तो कितने करेंगे, 450। अब 450 का पहले हमने क्या कर लिया था, 450 को हमने डिवाइड बाय 2 किया, +1 कर दिया, हमारा 226 आ गया था। इस बार क्या करेंगे, इसका 2/3 निकालेंगे। 2/3 निकालेंगे तो 150 आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 300 आ जाएगा। ध्यान रखना 2/3 ज्यादा होता है 3 में से 2 हिस्से, उसमें 3 में से क्या करना था, 1.5। 300 कम से कम होना चाहिए। अगर ये आंकड़ा है 500 लोग एक दिन में प्रेजेंट हैं, उसमें से 50 वोट नहीं करना चाहते,
450 प्रेजेंट एंड वोटिंग का नंबर आता है, उसका हम 2/3 कर लेंगे। 2/3 करके एक आंकड़ा निकलेगा तो 300 लोग। हमारी एक शर्त पूरी हो गई विशेष बहुमत की। इसमें दोनों शर्तें हैं। दूसरा क्या है, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। हमने क्या किया, 543 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कर दिया, तो ये नंबर जो आएगा इसको हम कहेंगे कि ये बिल विशेष बहुमत से, इसीलिए तो नाम विशेष है, विशेष बहुमत। प्रेजेंट एंड वोटिंग का 2/3 प्लस जो टोटल स्ट्रेंथ है उस हाउस की, उसकी मेजोरिटी चाहिए, ये हो जाता है हमारा विशेष बहुमत। आई होप आपको ये विशेष बहुमत समझ में आया होगा, क्योंकि इससे छिपा एक फैक्ट है, वो लास्ट में डिस्कस करेंगे, तब तक वीडियो में आप बने रहेंगे। अब हम तीसरे पॉइंट पे बात कर लेते हैं, चौथे पॉइंट पे, और चौथा पॉइंट हमारा है विशेष बहुमत। अभी हमने देखा विशेष बहुमत किसको कहते हैं, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति, यानी उनका कंसेंट चाहिए। आधे से अधिक राज्यों की सहमति, ये भी एक प्रकार है, ये भी एक मेजोरिटी है। भारतीय संविधान में कुछ प्रावधान ऐसे भी हैं जिनमें ये बात कही गई है कि विशेष बहुमत तो चाहिए ही चाहिए, आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी चाहिए। ऐसे प्रावधान अमूमन भारत के संघात्मक ढांचे से जुड़े हुए हैं। जो भी प्रावधान भारत के संघात्मक ढांचे से जुड़े हैं, फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़े हैं, अगर कहीं उनमें चेंज करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, विशेष बहुमत के साथ साथ में राज्यों की सहमति। तो विशेष बहुमत तो आप समझ गए, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। अब यहाँ जो शब्द आया है सहमति, इसी पे हमें गौर करना है। क्या सहमति का मतलब केवल इतना है कि वहां का मुख्यमंत्री कह दे कि हाँ वी एग्री, या वहां का राज्यपाल जो गवर्नर है वो कह दे कि हाँ चलिए हम आपकी बात से सहमत हैं, उसने कुछ लिख के दे दिया, कोई नोट दे दिया, कुछ ऐसा नहीं है। सहमति का मतलब राज्यपाल से या मुख्यमंत्री से सहमति मिलना नहीं है, बल्कि उस राज्य के विधानमंडल, अगर वहां पे लोकसभा है, सॉरी अगर वहां पे विधानसभा है तो विधानसभा से, उससे सहमति मिलना है। अब उससे सहमति मिलने का क्या मतलब होता है, सहमति का मतलब है यहां कि जो विधानमंडल है, विधानमंडल उस बिल को साधारण बहुमत से पास करे। और साधारण बहुमत क्या होता है ये आप जानते हैं। सबसे शुरू में हमने साधारण बहुमत को समझा, जब उस राज्य का जो उस पर सहमति देना चाह रहा है, जब उस राज्य का विधानमंडल अपने सदन में साधारण बहुमत से वो संविधान संशोधन का बिल पास कर देगा, हम कह देंगे कि सहमति अप्रूव हो गई, सहमति मिल गई। अगर वो पास नहीं होता है साधारण बहुमत से, और मैं रिकॉल करिए मेरे साथ आप भी, साधारण बहुमत क्या, उपस्थित एवं मतदान देने वालों का बहुमत, प्रेजेंट एंड वोटिंग की मेजोरिटी चाहिए, उसको हम कहेंगे सहमति मिल गई। इस प्रकार हमने जो 4 प्रकार की मेजोरिटी भारतीय संविधान में संशोधन के लिए चाहिए उनको हमने देख लिया। साधारण बहुमत में जैसे विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद को अगर किसी राज्य में शुरू करना है, क्रिएट करना है, सृजन करना है उसका, या पहले से अगर वहां पे विधान परिषद है, आपको पता है कि विधानमंडल 2 चीजों से मिलकर बना होता है, एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। तो जैसे हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पे केवल एक सदन है जिसका नाम है विधानसभा। अगर उत्तराखंड में विधानसभा के साथ में एक नया सदन जोड़ना है, विधान परिषद को ऐड करना है, तो आर्टिकल 169 के तहत क्या करना होगा, यहाँ पर विधान परिषद के लिए एक संविधान में संशोधन लाना पड़ेगा। तो कभी विधान परिषद को उत्तराखंड में करना है तो साधारण बहुमत से चेंज करना है, या जैसे यूपी में पहले से विधान परिषद है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है, अगर उस लेजिस्लेटिव काउंसिल को वहां से हटाना है, उत्सादन करना है उसका, तो हमें क्या करना पड़ेगा, साधारण बहुमत से चेंज करना पड़ेगा। यानी सृजन करना हो, उत्सादन करना हो, रिमूवल करना हो या क्रिएट करना हो, दोनों के लिए एक तरीके की मेजोरिटी चाहिए और वो है साधारण बहुमत, सिंपल प्रेजेंट एंड वोटिंग का बहुमत। जैसे पूर्ण बहुमत की बात है तो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, उपराष्ट्रपति को जो रिमूवल होता है, उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की जो बात होती है वो पूर्ण बहुमत से है। और अगर अभी आप करंट अफेयर से जुड़े हुए हैं तो ये बात आपको पता होगी कि हाल फिलहाल में ये बात चर्चा में है कि उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटाने की बात विपक्ष कर रहा था। तो यहां से सवाल बनाएगा आपके लिए,
इस तरीके के सवाल बनाएगा तो उसके लिए हमें पूर्ण बहुमत चाहिए। विशेष बहुमत है अगर मान लीजिए जो राष्ट्रपति का चुनाव है, अगर कहीं उससे संबंधित कोई चेंज करना है तो हमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है। विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की अगर बात करें तो जैसे आपने देखा होगा भारतीय संविधान में कई तरीके की अनुसूचियां दी गई हैं, उसमें एक अनुसूची है जिसका नाम है अनुसूची 7, शेड्यूल 7। शेड्यूल 7 में 3 प्रकार की लिस्टों के बारे में जिक्र किया गया है। 3 लिस्ट में एक लिस्ट है जिसका नाम है राज्य सूची अर्थात स्टेट लिस्ट, एक है संघ सूची अर्थात यूनियन लिस्ट, एक है समवर्ती सूची अर्थात कंकरेंट लिस्ट। तीनों में कुछ सब्जेक्ट्स दिए हैं जिन पे यूनियन लिस्ट में संसद कानून बनाएगा, स्टेट लिस्ट में विधानमंडल कानून बनाएगा, कंकरेंट लिस्ट में दोनों बना सकते हैं। तो अगर कभी उसमें चेंज करना हो, जैसे पुलिस राज्य सूची का विषय है, अगर इसको राज्य सूची से निकाल के समवर्ती सूची या फिर संघ सूची में डालना है तो ये फेडरल स्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ बिंदु है। इसके लिए विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति की जरूरत होती है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो हमने कहा स्टार्टिंग में कि जो भारतीय संविधान है उसमें संशोधन करने से संबंधित भाग 20 में एक अनुच्छेद दिया गया है, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 अगर सिंपल आपसे कोई पूछे कि संविधान में संशोधन करना है, कौन सा अनुच्छेद है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, तो आप सीधा कहेंगे 368। तो ध्यान रखना 368 क्या कहता है। 368 ये कहता है कि आपने कहा 4 तरीके के मेजोरिटी है। एक है सिंपल मेजोरिटी साधारण बहुमत, एक है एब्सोल्यूट मेजोरिटी पूर्ण बहुमत, एक है स्पेशल मेजोरिटी, एक है स्पेशल मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्य। तो ये जो 368 है, आर्टिकल 368 है, ये कहता है कि साधारण बहुमत से किया गया संशोधन, पूर्ण बहुमत से किया गया संशोधन मेरी नजर में संशोधन ही नहीं है। अर्थात 368 के तहत साधारण बहुमत से किया गया संशोधन और पूर्ण बहुमत से किया गया संशोधन संशोधन नहीं माना जाता, बल्कि किसको संशोधन मानता है, वो कहता है विशेष बहुमत या विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों से अगर संशोधन हो रहा है तो आर्टिकल 368 क्लॉज 2 के अकॉर्डिंग इसको संशोधन माना गया है। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। मिलेंगे फिर एक और नई इसी तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।